हाय एवरीवन, माय नेम इज़ तमन्ना चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पर्टिकुलर क्लास में ऐसे 40 क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं जो वर्क एनर्जी पावर के ऊपर है। और अगर आप नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पीवाईक्यूज के अलावा सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर वाइज डीपीपी सॉल्व करनी है। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं बता दूं बच्चों की ये जो चैप्टर वाइज डीपीपी है ये बेसिकली उन बच्चों को मिली है जो मेरे अल्फा क्रैश कोर्स का पार्ट है। तो अल्फा क्रैश कोर्स एक बिल्कुल नया नया ताज़ा ताज़ा क्रैश कोर्स है जो आज से ही शुरू हुआ है, जिसके अंदर मैं आपको पूरी फिजिक्स सिर्फ 30 दिन में कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जिसके अंदर हम लोग एक क्लास में एक चैप्टर को टारगेट करते हुए ऑल पॉसिबल कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ये जो अल्फा क्रैश कोर्स है इसके अंदर जैसे कि मैंने बोला कि एक तो क्लासेस हैं जो अनअकैडमी के ऊपर हो रही है, लेकिन आपको अनअकैडमी प्लस या फिर अनअकैडमी आइकॉनिक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक स्पेशल प्राइस के ऊपर ये अल्फा क्रैश कोर्स लेके आई हूँ। सिर्फ 1499 रुपीज़ में आप इस पूरे क्रैश कोर्स को अनलॉक कर सकते हैं, जिसके अंदर क्लासेस भी हैं जिसकी हेल्प से मैं 30 दिन में पूरी फिजिक्स कंप्लीट करवाऊंगी। ये ब्रेन ग्रिलर क्वेश्चन के पीडीएफ भी हैं जो दोपहर को 12 बजे मिल जाते हैं। जैसे कि आज अगर मैं ब्रेन ग्रिलर क्वेश्चन पीडीएफ वर्क एनर्जी पावर के ऊपर एनालिसिस दे रही हूँ ना, तो ये वो क्वेश्चन पीडीएफ है जो ऑलरेडी 12 बजे मेरे अल्फा क्रैश कोर्स में जितने भी बच्चे एनरोल्ड है उनके पास जा चुका है। और अब फाइनली उसकी एनालिसिस हो रही है इस यूट्यूब के ऊपर। इस अल्फा क्रैश कोर्स में मैंने अपने स्पेशलाइज्ड पीवाईक्यू मॉडिफाइड फिजिक्स के फुल मॉक टेस्ट भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो अगर कोई भी बच्चा इस क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, फटाफट से उस लिंक के ऊपर क्लिक करो, अपना सब्सक्रिप्शन ले लो। ऑल्दो रिकॉर्डेड सेशंस हमेशा अवेलेबल रहेंगे, लेकिन ताकि एक कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाए, ताकि एक शेड्यूल बिल्ड हो जाए, मैं तुम लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि तुम लोग लाइव क्लासेस लगाओ। ठीक है, तो अगर कोई ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस के ऊपर है तो तुम्हें सब्सक्रिप्शन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस इस कोर्स में एनरोल करना है। एनरोल करने के बाद स्क्रीनशॉट ऑफ एनरोलमेंट ले लो, मेरे ईमेल आईडी के ऊपर भेज दो। और अगर मानिए अगर आप प्लस सब्सक्राइबर नहीं है तो जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, इस क्रैश कोर्स में एनरोल कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और वो स्क्रीनशॉट ऑफ एनरोलमेंट भी मेरी ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। ठीक है, एक बार जब आप स्क्रीनशॉट भेज देते हैं तब बिल्कुल थोड़ा सा वेट करना, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो बच्चों को ऐड करने में भी टाइम लग रहा है। बाकी जब भी आप प्लस क्लास में आओगे, जब भी आप क्लास अटेंड करने आओगे तो मैं क्लास में भी टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को पिन कर देती हूँ ताकि आप डायरेक्टली उसके ऊपर क्लिक करके एनरोल कर पाए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर निपटाया है इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स में। दैट इज द रीजन एवरीवन कि अभी ब्रेन ग्रिलर क्वेश्चन पीडीएफ भी, आई एम सो सॉरी, ब्रेन ग्रिलर क्वेश्चन पीडीएफ भी हम आज वर्क एनर्जी पावर का सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से मैं आंसर की दिखा देती हूँ इन 40 क्वेश्चंस की, ताकि जितने भी मेरे अल्फा क्रैश कोर्स में स्टूडेंट्स हैं वो टैली कर लें। तो जितने भी अल्फा क्रैश कोर्स में बच्चे हैं फटाफट से इस वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, टैली करो कि तुम्हारा क्या आंसर आ रहा था, एक्चुअली में आंसर की में क्या आंसर है, और अब मैं हर एक क्वेश्चन की एनालिसिस दे रही हूँ। टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दूंगी, तो जो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं तुम्हें उस क्वेश्चन के टाइम स्टैम्प को ढूंढना है, उसके ऊपर क्लिक करना है और उसकी एनालिसिस सुन लेनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सही गए हैं उसके एनालिसिस सेशन को अटेंड करके क्या करोगे, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इस तरीके का फिगर गिवन था। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम लोग पार्टिकल ए को बी से लेके जा रहे हैं, ए से लेके बी तक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो ये सारी चीज़ें ग्रेविटेशनल फील्ड में हो रही हैं, तो W1 W2 W3 के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। तो बच्चों ये कंसेप्ट है कंजर्वेटिव फोर्स का, कि अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूं, जैसे स्प्रिंग फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, टेंशन इन दी स्ट्रिंग है, तो ये ऐसे फोर्सेज हैं जो जब जब भी काम करते हैं ना, तो उन्होंने कितना काम किया है वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर नहीं डिपेंड करता। तो चाहे मैं फर्स्ट प्रोसेस से जाऊँ, सेकंड प्रोसेस से जाऊँ, थर्ड प्रोसेस से जाऊँ, जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, फाइनल पॉइंट है वो सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो वर्क डन भी सेम होगा। सो ऑप्शन नंबर बी गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू है, काफ़ी डायरेक्ट है कि अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, मानिए अभी मैं स्मॉल एम मास को लेती हूँ, उसको एक रॉड के एंड से कनेक्ट कर देती हूँ जिसकी लेंथ की वैल्यू है एल, और उसको अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमाती हूँ। तो यहाँ पर यही पूछा हुआ है कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए बॉटम मोस्ट पॉइंट के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि जो मास है अपने सर्कल को कंप्लीट कर ले। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, ये वाली वेलोसिटी कितनी होती है, ये वाली वेलोसिटी होती है √5GL। अगर मानिए रेडियस की वैल्यू एल है, ये अगर मानो ये पूछा जाता कि यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी है, तो वो वाली वैल्यू √3GL होती है। अगर यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी पूछी जाती तो वो √GL
एनर्जी कहलाती। डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरे पास कुछ इस तरीके का है। सो दिस इज द स्पेशल केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन जो एनसीईआरटी में भी गिवन है कि मेरे पास एक बॉडी है स्मॉल कैपिटल एम मास की, और ये कैपिटल एम मास की बॉडी वी की वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए दूसरी बॉडी जिसका मास स्मॉल एम है जो रेस्ट के ऊपर है उससे टकराती है, और ये टकराती है बिल्कुल इलास्टिकली। तो फिर बाद में यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ स्मॉल एम मास। तो बताओ व्हाट हैपेंस जब एक बहुत बड़ी बॉडी इलास्टिकली टकराती है एक छोटी बॉडी से जो इनिशियली रेस्ट के ऊपर थी। सो व्हाट हैपेंस, ये अनअफेक्टेड रहती है कि नहीं? ये जो बड़ी वाली बॉडी है वो अनअफेक्टेड रहेगी। तो मान लो कैपिटल एम मास की बॉडी है, ये वी की वेलोसिटी से ही मूव करेगी, लेकिन ये जो हमारी छोटी बॉडी है ना, ये डबल दी वेलोसिटी गेन कर लेती है। मतलब मान लो अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से आया था, तो जो छोटी बॉडी है वो 10 मीटर पर सेकेंड गेन कर लेगी। ये इलास्टिक कोलिजन के 3 स्पेशल केसेस में से एक स्पेशल केस है। पहला स्पेशल केस है अगर दो बॉडीज जिनका सिमिलर मास है वो इलास्टिकली अगर कोलाइड करते हैं। दूसरा है अगर एक बहुत बड़ी बॉडी एक छोटी बॉडी से इलास्टिकली कोलाइड करती है जो रेस्ट के ऊपर है, जैसे कि ये वाला केस। और एक केस है जब एक बहुत छोटी बॉडी एक बहुत बड़ी बॉडी से इलास्टिकली कोलाइड करती है जो रेस्ट के ऊपर थी। तो ऑप्शन नंबर बी गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप चाहते थे तो इक्वेशन बेसिस के ऊपर भी सॉल्व कर सकते थे। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी। अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को 1 पुट कर देती हूँ तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है ना? एक बार जरा सा देखिए, तो मैं इसको सब्सटीट्यूट करके भी सॉल्व कर सकती हूँ। दैट V2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्मॉल m माइनस कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी मतलब मेरी छोटी वाली बॉडी 0 थी, प्लस 2 टाइम्स बड़े वाले बॉडी का मास, ये बड़ी वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये वाली वैल्यू देखो ना, कैपिटल M प्लस स्मॉल m अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल M ही हो गया ना, क्योंकि कैपिटल M की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है स्मॉल m से। सो कैपिटल M प्लस स्मॉल m अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल M ओनली। तो भी मेरे पास आंसर 2 टाइम्स ऑफ u आ रहा है। मतलब समझे कि अगर मानो ये 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है और ये रेस्ट के ऊपर था, तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। एक बॉल है, उसको मैंने 20 मीटर से ड्रॉप किया, वो कोलाइड करता है ग्राउंड के साथ। अब वो इनइलास्टिक कोलिजन शो करता है वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.9 मीटर। तो अगर मानो वो इनिशियली जिस हाइट से गिरा था वो 20 मीटर है, तो एक कोलिजन के बाद वो फिर बाद में कितनी हाइट से उठेगा? तो तुम सीधा सीधा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन करो। यहाँ पर जो कोलिजन है वो ग्राउंड और बॉल के बीच में है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? इट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो बॉल और ग्राउंड सेपरेट कर रहे हैं इतनी वेलोसिटी से, बॉल और ग्राउंड अप्रोच किए थे इतनी वेलोसिटी से। सो व्हाट इज यू? इट इज द वेलोसिटी विद विच द बॉल हिट्स द ग्राउंड, right? And what is v? It is the velocity with which the ball bounces back after showing the first collision. तो मैं काइनेमैटिक्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। दिस कैन बी रिटन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल H। दिस कैन बी रिटन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g स्मॉल h। तो ये खत्म, देखो ना मेरे पास आया ना 0.9, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्मॉल h बाय कैपिटल H। तो मेरे पास आया 0.9 का स्क्वायर 0.81, इट इज इक्वल टू स्मॉल h बाय कैपिटल H। स्मॉल h बाय कैपिटल H की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 20 मीटर है। इसको सॉल्व करूंगी, ऑप्शन नंबर बी विल गिव मी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मानो अगर मैं 2 सिनेरियोज लेती हूँ। पहले मैं एक बॉल को प्रोजेक्ट करती हूँ वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, जैसे कि आप लोग ये वाले केस में भी देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में मैंने क्या किया, मैंने दूसरी बॉल ली जिसका सेम मास था, और अब की बार मैंने सेम स्पीड के साथ उसको 60 डिग्री एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट किया, जहाँ पर वो 60 डिग्री एंगल वर्टिकल के साथ बना रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो अभी मुझसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है ये भी अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, ये भी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट देयर मैक्सिमम हाइट? तो आई कैन से ना कितने पोटेंशियल एनर्जी पहले वाला गेन कर रहा है डिवाइडेड बाय दूसरे वाला गेन कर रहा है। तो पहली वाली जो बॉडी है, मान लो इस तरीके से वो h की हाइट तक उठती है या फिर h1 की हाइट तक उठती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? mgh1। और अभी अगर मानो मैं दूसरी वाली बॉडी की बात करूं, मानो दूसरी वाली जो बॉडी है h2 की हाइट तक उठती है, तो वो वाली पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? mgh2। तो ये वाली वैल्यू कितनी आई? h1 बाय h2 ना।
ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, h1/h2, तो अब मैं इसको बहुत आराम से निकाल सकती हूँ। द रीजन बीइंग कि यहाँ पर यही मेरे पास सिंपली सिंपली काइनेमैटिक्स की इक्वेशंस में काइनेमैटिक की इक्वेशन इस्तेमाल कर सकती हूँ। u इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh1। उसी तरीके से यहाँ पर आइकन से यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है इट इज u cos ऑफ 60 डिग्री विच इज इक्वल टू u/2। तो यहाँ पर u/2 इज गोइंग टू बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2gh2। देख पा रहे हो, तो h1 और h2 को अभी मैं यहाँ पर रिलेट कर सकती हूँ ना। मैं अगर मानो दोनों को डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आ जाता है u का स्क्वायर बाई यू का स्क्वायर बाई 4 इट इज इक्वल टू 2gh1 बाई 2gh2। तो h1/h2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 4। सो ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा बच्चों, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जाएगा। दोबारा से सुनिएगा, पहले u की वेलोसिटी से ऐसे ही प्रोजेक्ट किया, फिर u की वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट किया मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है वो u है, और यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है इट इज इक्वल टू u cos ऑफ 60 डिग्री विच इज इक्वल टू u/2, है ना। तो अभी मैं बोल सकती हूँ u की वेलोसिटी की वजह से जो y डायरेक्शन में है वो h1 की हाइट से राइज कर रहा है, सो u इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh1। उसी तरीके से u/2 वो वर्टिकल वेलोसिटी है जिसकी वजह से वो h2 की हाइट अटेन करेगा, सो u/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh2। अब मैं दोनों का स्क्वायर करके एक दूसरे को डिवाइड कर रही हूँ तो ताकि मेरे पास h1 और h2 के बीच में रिलेशनशिप आ जाए। तो h1 और h2 4 आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अगर mgh1 है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर mgh2 है, सो रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज h1/h2 विच इज इक्वल टू 4/1। ऑप्शन नंबर डी गिव्स में द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरे पास ये है कि पार्टिकल है, पार्टिकल एक वेरिएबल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है। तो वो जो वेरिएबल फोर्स है डिस्टेंस के साथ इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो अभी मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ जो पार्टिकल है कितनी एनर्जी को गेन करेगा जब वो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 3 तक जा रहा है। तो बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, जब भी बॉडी एक वेरिएबल फोर्स के अंडर मूव करती है तो हम क्या करते हैं, हम उस फोर्स की इंटीग्रेशन करते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ, ताकि हमें ये पता लगे कि उस वेरिएबल फोर्स ने कितना काम किया है। अब वेरिएबल फोर्स जितना काम कर देगा बॉडी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगी। तो फिर बाद में ये आ गया वेरिएबल फोर्स, इसका इंटीग्रेशन किया मैंने dx के साथ। अब बस मुझे यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। x का इंटीग्रेशन dx के साथ करूंगी, पावर 1 से बढ़ जाएगी, तो पहले x की पावर 1 है, फिर पावर x रेज टू पावर 2 हो जाएगी, और जो फाइनल पावर है 2 वो डिवीजन में भी आ जाएगी। बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं इक्वेशन लिखूंगी ये वाली अपर लिमिट के लिए, फिर मैं इक्वेशन लिखूंगी ये लोअर लिमिट के लिए, दोनों को इस तरीके से माइनस कर दूंगी। लोअर लिमिट का मतलब जो हम वर्क डन निकाल रहे हैं वो कौन से डिस्प्लेसमेंट से निकाल रहे हैं, एंड लोअर लिमिट इज गोइंग टू बी हम जो वर्क डन निकाल रहे हैं कौन से डिस्प्लेसमेंट तक निकाल रहे हैं। तो मैं अगर ये निकाल रही हूँ कि बॉडी ने कितनी काइनेटिक एनर्जी को गेन किया है जब वो 0 से लेके 3 तक गई है, तो मुझे ये देखना है कि 0 से लेके 3 तक कितना काम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है बच्चों कि मेरे पास एक बकेट है, मान लो इसकी मास की वैल्यू m है, ठीक है। अब मैंने इसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया और मैं क्या कर रही हूँ, इसको नीचे लेके जा रही हूँ विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/4। तो अभी यहाँ पर पूछा हुआ है अगर मानो बकेट का मास m है और इसको मैं d के डिस्टेंस से लोअर करती हूँ, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, इट इज द वर्क डन बाय द टेंशन विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। देखो मेरे पास इस तरीके से एक बकेट थी, है ना, इसका मास m है, मुझे अच्छे से पता है ऊपर टेंशन लग रहा है नीचे mg लग रहा है। अब अगर एक्सेलरेशन भी नीचे की डायरेक्शन में g/4 है तो मैं बोल दूंगी ना कि नेट फोर्स जो नीचे की डायरेक्शन में है इट इज m मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। तो यहाँ पर मैंने टेंशन इन दी स्ट्रिंग निकाल लिया। अब नाउ दिस इज समथिंग जो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में लिफ्ट प्रॉब्लम्स में डिस्कस करते हैं कि अगर मानो कोई बॉडी नीचे ए के एक्सेलरेशन से जा रही है तो उसका जो एपरेंट वेट होगा वो m मल्टीप्लाइड बाय g माइनस ए होगा। अगर मानो वो ऊपर जा रही है तो उसका जो एपरेंट वेट है वो m मल्टीप्लाइड बाय g प्लस ए होगा। तो मेरे पास ये स्ट्रिंग है जिसकी वजह से ये जो बॉडी है नीचे ए का एक्सेलरेशन शो कर रही है, मतलब इसका जो एपरेंट वेट है इट इज m मल्टीप्लाइड बाय g माइनस ए। मतलब स्ट्रिंग के अंदर जो खिंचाव है इट इज m मल्टीप्लाइड बाय g माइनस ए। इसका मतलब स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है इट इज m मल्टीप्लाइड बाय g माइनस ए। एक बार जब तुम इतना सॉल्व कर लेते हो तो आगे सॉल्व करना ईजी है कि भाई जो टेंशन इन दी स्ट्रिंग है
ऊपर की डायरेक्शन में है 3 mg/4 और जो डिस्प्लेसमेंट है नीचे की डायरेक्शन में d है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं वर्क डन की वैल्यू निकालूं इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3 mgd/4। वर्क डन कितना हो जाएगा, देखो वर्क डन इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना यहाँ पर फोर्स है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, मल्टीप्लाइड बाय द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मेरे पास दो बॉडीज हैं, दोनों का सेम मास है 40 kg, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। पहली वाली 10 मीटर पर सेकेंड से, दूसरी वाली 7 मीटर पर सेकेंड से, जिसको मैंने एक डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो तुम लोग देख पा रहे हो, बेस्ट वे ऑफ अप्रोचिंग फिजिक्स इज टू कन्वर्ट दी स्टेटमेंट्स इनटू अ डायग्राम, बिकॉज देन यू कैन ऑलवेज डिड्यूस थिंग्स, राइट। तो अभी यहाँ पर बोला हुआ है कि अगर मानो दोनों कोलाइड करती हैं तो व्हाट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ये किस तरीके का कॉम्बिनेशन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जहां पर दो बॉडीज एक दूसरे के टूवर्ड्स आती हैं, कोलाइड करती हैं और फिर कोलिजन के बाद वो चिपक जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन को निकालने के लिए मैं सिंपली मोमेंटम के कंजर्वेशन का इस्तेमाल कर सकती हूँ। कि मानो अगर मैं इनिशियल सिस्टम की बात करूं तो इनिशियल सिस्टम में इस डायरेक्शन में मोमेंटम है 400 का, है ना, और इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो है 280 का। तो क्या मैं सिंपली ये बोल दूं कि जो इनिशियल मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन ये है, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा मेरे पास 120 kg मीटर पर सेकेंड। तो अब फाइनल मोमेंटम भी होना इतना ही होना चाहिए। तो फाइनल केस में दोनों तो चिपक चुके हैं, अब दोनों का जो मास है वो 80 kg है, तो उसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में आनी चाहिए, तभी वो भी मोमेंटम 120 का क्रिएट कर जाएगी। तो बताओ 80 kg की बॉडी कितनी वेलोसिटी से मूव करे कि वो भी मोमेंटम 120 का क्रिएट करे, तो वो वाली वेलोसिटी कितनी आ जाती है 1.5 मीटर पर सेकेंड। तुम लोग सीधा सीधा भी सॉल्व कर सकते थे, मतलब कुछ कुछ बच्चों को ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है अगर इक्वेशन ही लिख दी जाए, तो मैं ऐसे भी कर सकती थी, m1v1 प्लस m2v2 इट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय v। अब मानो अगर मैं ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेती हूँ तो मेरे पास आया 40 मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव 10 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव 7 इट इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाय v। तब भी v की वैल्यू पॉजिटिव 1.5 मीटर पर सेकेंड आएगी। और ये किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि किसी भी तरीके का कोलिजन हो, इलास्टिक, नॉन इलास्टिक, परफेक्टली नॉन इलास्टिक, हर एक केस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। किसका, फर्स्ट बॉडी का नहीं, सेकेंड बॉडी का नहीं, पूरे के पूरे सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू ऑल रिमेंबर, मैंने तुम्हें इलास्टिक कोलिजन के 3 स्पेशल केसेस के बारे में बताया। एक स्पेशल केस के ऊपर क्वेश्चन हो गया, अभी दूसरे स्पेशल केस के ऊपर क्वेश्चन है। तो मेरे पास यहाँ पर 3 आइडेंटिकल बॉल्स हैं जो एक सरफेस के ऊपर रखी हुई हैं, ठीक है। बी और सी जो है वो इनिशियली रेस्ट के ऊपर थी, अब बी रेस्ट के ऊपर है और ए उसको अप्रोच कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो मैंने तुम्हें बताया अगर दो बॉडीज का सेम मास है और वो इलास्टिकली कोलाइड करते हैं तो वो अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर देंगे। तो मैं चाहती हूँ तुम जरा सा समझो ना, जो बी है वो तो रेस्ट के ऊपर था, ए आया 10 मीटर पर सेकेंड से, अब दोनों इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं, सेम मास के हैं, वेलोसिटी एक्सचेंज कर लिया। अब वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लिया, इसका मतलब अब की बार ए रेस्ट के ऊपर आ गया और बी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लग गया। अब बाद में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो बी और सी है वो भी इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं। यहाँ पर गिवन है कि यहाँ पर जितने भी कोलिजन्स है सारे के सारे इलास्टिक है। तो बताओ सी की वेलोसिटी कितनी होगी। तो तुम देखो, अब बी 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, सी रेस्ट के ऊपर है, दोनों का मास सेम है, दोनों इलास्टिक कोलिजन शो कर रहे हैं, दोबारा से वेलोसिटी एक्सचेंज होगी। तो जो बी है वो सी की वेलोसिटी ले लेगा और जो सी है वो बी की वेलोसिटी ले लेगा। तो जो बी है वो रेस्ट के ऊपर आ गया और सी ने वेलोसिटी गेन कर ली 10 मीटर पर सेकेंड की। सो ऑप्शन नंबर बी गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सादा सा क्वेश्चन है कि अब मानो एक कार है जिसको मैं कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रही हूँ और वो जो कार है रेस्ट से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आई कैन बेसिकली से कि मैंने जितनी पावर डिलीवर की है ना उस पर्टिकुलर कार को, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आया है मल्टीप्लाइड बाय टी टाइम। या मैं सीधा सीधा ये भी बोल सकती हूँ कि उस कार ने कितनी काइनेटिक एनर्जी को गेन किया है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ये वाली कॉन्स्टेंट पावर जो डिलीवर हो रही है मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम तक डिलीवर हो रही है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। तो तुम देखो ना, पावर तो टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है,
टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी का स्क्वायर। सो इफ वेलोसिटी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो तुम लोग देख पा रहे हो कि जो वेलोसिटी है टाइम के ऊपर ऐसे डिपेंड करेगा। तो मैंने प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पे आई हैड द इक्वेशन। अब मुझे ये देखना है वेलोसिटी टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो अगर वेलोसिटी टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है मैं ये निकालना चाहती हूँ, तो मुझे ये देखना पड़ेगा पावर टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। कांस्टेंट पावर का मतलब क्या, वो टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। सो हाउ डू यू से समथिंग इज नॉट डिपेंडिंग विद टाइम? You simply say that it is directly proportional to टाइम रेस टू पावर जीरो। जैसे पावर टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही थी, तो मैं बोल सकती थी दैट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम की पावर जीरो। सो दिस इज टाइम की पावर जीरो, दिस इज टाइम की पावर वन। सो वी स्क्वायर बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम की पावर वन। सो वेलोसिटी बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम की पावर 1/2। ये काफी सादा क्वेश्चन है। इस तरीके से एक PYQ भी है। तो बच्चों ये मेरे पास इस तरीके से एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है। यहाँ पर जो बॉडी है वो रेस्ट से शुरू होती है और स्लाइड करते करते नीचे आती है। अब ये तो मेरी बेसिक काइनेमैटिक्स है, बेसिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि अगर मानो वो h की हाइट से फॉल करता है, तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी बॉटम के ऊपर होगी इट इज इक्वल टू √2gh। अब बच्चों यहाँ पर ये बोला हुआ है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो बॉडी है वो लूप दी लूप कर जाए, तो अभी मैंने बताया बॉडी के लूप द लूप का मतलब क्या है कि बॉडी पूरे के पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर ले। तो वो अपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन को तभी कंप्लीट करेगी ना जब बॉटम मोस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी इतनी है वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो तुम लोग देख पा रहे हो कि इस पॉइंट के ऊपर वैसे वेलोसिटी इतनी है, लेकिन लूप दी लूप करने के लिए वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। तो दोनों को इक्वलाइज करके h और r के बीच में रिलेशनशिप आ गया। तो तुम लोग देख पा रहे हो 2 टाइम्स ऑफ 5 सेंटीमीटर इट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ r। तो रेडियस की वैल्यू आ जाती है 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरे पास बड़ा सादा सा क्वेश्चन है। मुझे बोला गया है कि मैंने 2 kg की बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किया विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 98 जूल। तो मैं बोल सकती हूँ हाफ mv² इज इक्वल टू 98 जूल, अगर मानो मैं ग्राउंड के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेके चल रही हूँ। तो अभी बच्चों मुझसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है कितनी हाइट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो आधी हो जाएगी उसकी वैल्यू से। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², मास चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं ये बोल नहीं सकती, आई एम सॉरी लाइट चली गई बट डू नॉट वरी आई कीप ऑन कंटिन्यूइंग। सो मैं क्या ये बोल नहीं सकती कि जब बॉडी इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जा रही है तो अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी आधी हो रही है मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो √2 टाइम्स हो गई। पहले अगर वेलोसिटी यहाँ पर u थी तो अब जो वेलोसिटी है वो u/√2 हो चुकी है। तो आई सिंपली से कि जैसे बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है जितनी काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आया है उतनी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आया है, क्योंकि अगर बॉडी कभी भी ग्रेविटी के अंडर मूव कर रही है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज तभी नहीं होगी ना अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जाने तक जितना काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आया है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज भी आया हो। दैट इज इट। अब हाफ mu² की वैल्यू मेरे पास है विच इज इक्वल टू 98। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 पुट कर दी, h की वैल्यू निकाल लो 2.5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है बच्चों, 2 स्प्रिंग है, दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। दोनों को मैं सेम फोर्स के साथ अगर खींच दूं तो दोनों के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा उसका रेशियो कितना है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जो एक स्प्रिंग में होता है जब आप उसको अपने मीन पोजीशन से x के डिस्टेंस से खिसकाते हैं इट इज इक्वल टू हाफ की x का स्क्वायर। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी पहले वाले में स्टोर्ड है डिवाइडेड बाय दूसरे वाले में स्टोर्ड है इट इज k1/k2 मल्टीप्लाइड बाय x1/x2 का स्क्वायर। तो k1/k2 का रेशियो तो मेरे पास है क्योंकि ये आगे k1 की वैल्यू ये आगे k2 की वैल्यू। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि f का डिस्प्लेसमेंट लाने से इसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर f का फोर्स लगाने से यहाँ पर कितनी डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं ये चीज़ निकालूंगी कि भाई देखो यहाँ पर f इज इक्वल टू k1/x1 और ये वाली सिनेरियो में दिस f इज गोइंग टू बी इक्वल टू k2/x2। तो दोनों फोर्सेस सेम है तो k1x1 और k2x2 को अगर मैं इक्वलाइज करूँ ना तो यहाँ से मेरे पास आ गया x1/x2 इज इक्वल टू 2। तो k1/k2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, k1/k2 की वैल्यू आ गई 1500/300 और x1/x2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास हुआ 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर विच अल्टीमेटली गिव्स मी 2/1। ऑप्शन नंबर सी एज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरे पास ये है कि एक मैन है जो रन कर रहा है एंड उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आधी है देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय जिसका मास भी आधा है। तो मैं सिचुएशन को डिफाइन करूंगी। तो यहाँ पर मानो अगर मैं इसको मैन मानती हूँ और इसको बॉय मानती हूँ तो आई कैन सिंपली से बॉय का जो मास है वो आधा है और मैन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आधी आधी है देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन। एक मिनट,
मैन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आधी है देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय. सो आई कैन से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन इज हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय. नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द मैन मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द मैन का स्क्वायर. अब कितनी वेलोसिटी है हमें नहीं पता, हम लोगों ने बस लिख दिया है इसको v1. और उसी तरीके से अगर मैं बॉय की काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, सो इट इज इक्वल टू हाफ बॉय का जो मास है मल्टीप्लाइड बाय बॉय की जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर. तो मेरे पास v1 और v2 के बीच में एक रिलेशनशिप आ गया. अब यहाँ पर बेसिकली मुझसे ये पूछा हुआ है ये बोल के कि अगर मैन 1 मीटर पर सेकेंड से अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है ना, तो उसकी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी बॉय की काइनेटिक एनर्जी है. मतलब अब मुझे एक और सिचुएशन डिफाइन करनी पड़ेगी कि अगर मानो आपकी बार ये v+1 की वेलोसिटी से मूव करने लग जाए, तो अब की बार दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है. ठीक है, इसका मतलब हाफ मल्टीप्लाइड बाय इसका मास इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय इसका मास इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर. तो मेरे पास v1 और v2 के बीच में एक और रिलेशनशिप आ गया. तो हम लोगों को यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, हम लोगों से पूछा हुआ है कि मैन की ओरिजिनल स्पीड कितनी है. मतलब बेसिकली मेरे पास v1 की कितनी वैल्यू है. तो v1 की वैल्यू निकालना चाहती हूँ ना, मुझे v2 नहीं चाहिए, इसलिए मैंने v2 को v1 के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दिया और अब मैं ये आंसर निकाल सकती हूँ. तुम लोग देख पा रहे हो v1+1 इट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ v1. तो मेरे पास बच्चों वैल्यू कितनी आ गई, √2 टाइम्स ऑफ v1 माइनस v1 इज इक्वल टू 1. v1 मल्टीप्लाइड बाय √2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. और आई कैन से दैट v1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1. ऑप्शन नंबर थर्ड गिविंग यू द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट है, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है. तो इलास्टिक कोलिजन में जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी है दोनों कंजर्व्ड होते हैं. और हर तरीके के कोलिजन में, जैसे कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात करूं या इनइलास्टिक कोलिजन की बात करूं, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी में लॉस हम लोगों को देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरे पास यहाँ पर ये है कि मेरे पास एक इंजन है जो क्या कर रही है ना, 100 kg की पानी को पंप कर रही है 5 सेकेंड में थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर. मतलब तुम समझ रहे हो, एक इंजन है, उसने 100 kg के पानी को 5 सेकेंड में 10 मीटर की हाइट से उठा दिया. मतलब क्या मैं बोल दूं इसने काम कितना कर दिया mgh, और इसने कितने टाइम में कर दिया 5 सेकेंड में. तो आई कैन कैलकुलेट ना दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द पावर विच इज एग्जिबिटेड बाय द इंजन. कि इंजन ये दिखा रहा है कि वो जितना काम कर पा रहा है 1 सेकेंड में, इट इज इक्वल टू mgh/t. लेकिन अभी यहाँ पर ये बोला हुआ है कि अगर मानो इंजन की एफिशिएंसी 60% है, देन व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन. तो पावर ऑफ द इंजन इज गोइंग टू बी डिफाइंड बाय कि ये अभी कितनी बिजली खा रहा है 1 सेकेंड में. तो आई कैन से ना कि यहाँ पर अगर इसकी एफिशिएंसी 60% है, मतलब ये जो पावर एग्जिबिट कर रहा है ना, इट इज ओनली 60% ऑफ इट्स रियल पावर. तो ये रियल पावर पूछी हुई है. अब ये जो पावर एग्जिबिट कर रहा है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू इसने कितना काम किया. तो तुम देख पा रहे हो 100 kg के मास को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंडर 10 मीटर से उठाया 5 सेकेंड में. तो ये आगे कितनी पावर इसने एग्जिबिट की है. So that is equal to 60% of the initial power or 60% of the real power. So it is going to be equal to 0.6 times the power of the engine. तो power of the engine की वैल्यू अब यहाँ पर निकालोगे तो वो मेरे पास 3300 वॉट आ जाएगा. ऑप्शन नंबर ए गिविंग में द करेक्ट ऑप्शन. इस तरीके का एक PYQ भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन काफी क्यूट सा क्वेश्चन है. मेरे पास एक बॉडी है m मास की जो एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, और वो क्या करती है v1 की वेलोसिटी के ऊपर आ जाती है t1 के टाइम में. मतलब मैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकती हूँ, है ना, बिकॉज वो एक्सेलरेट भी यूनिफॉर्मली कर रही है. तो मेरे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गया, उसने कितनी स्पीड को गेन किया है डिवाइडेड बाय कितने टाइम में. तो अभी बच्चों मुझसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि बताओ इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा बॉडी का. तो इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा बॉडी का, तो पावर को दो तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं. या तो हम लोग बोलते हैं दैट पावर इज वर्क डन इन टी टाइम डिवाइडेड बाई टी टाइम, और बेसिकली कितना काम 1 सेकेंड में हुआ है. और दूसरी तरीके से हम लोग पावर को तब भी ऐसे भी निकाल सकते हैं कि बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूँ बॉडी की वेलोसिटी के साथ, है ना. तो आई कैन से अगर मुझसे इंस्टेंटेनियस पावर पूछी हुई है कि पावर की वैल्यू टी टाइम के ऊपर कितनी है, सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू टी टाइम के ऊपर उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टी टाइम पे उसकी कितनी वेलोसिटी है. तो टी टाइम के ऊपर उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टी टाइम. तुम जरा सा खुद देखो, अगर मानो बच्चों एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड हो और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, तो मैं बोलूंगी ना वेलोसिटी मानो अगर मैं 3 सेकेंड के ऊपर निकाल रही हूँ, सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू बॉडी कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम तक. तो मेरे पास आ जाएगा
इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर वही बात है कि पावर टी टाइम पे अगर मैं निकाल रही हूँ, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी एट टी टाइम multiplied by the velocity of the body at t time. Now the velocity of the body at t time is acceleration multiplied by t time. तो ये एक्सेलरेशन, ये तो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता हुआ बॉडी जीरो से लेके v1 की वेलोसिटी तक गई है t1 के टाइम में। तो एक ऐसा एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से इतनी वेलोसिटी में गेन आया है इतने टाइम में। सो दिस फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। द वेलोसिटी एट टी टाइम इज एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टी टाइम, खत्म। तो ये वाली वैल्यू कितनी आई, एम वी वन बाई टी वन मल्टीप्लाइड बाय वी वन टी बाई टी वन। तो ये वाली वैल्यू आ गई एम वी वन का स्क्वायर बाई टी वन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी। सो विच ऑफ द ऑप्शन गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके का एक पीवाईक्यू भी है। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अब बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। मानो मेरे पास दो स्प्रिंग है जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग है। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, सच दैट k1 इज ग्रेटर देन k2। तो मानो अब की बार अगर मैं दोनों स्प्रिंग को सेम फोर्स के साथ खींच रही हूँ, तो कौन से वाले केस में ज़्यादा काम करना पड़ा है या फिर कौन से वाले केस में ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, दोनों सेम तरीके के क्वेश्चन है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ज़्यादा कहाँ पर हुई है, तो तुम लोग देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो आ जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो और दोनों के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आया है उसके स्क्वायर का रेशियो, है ना। अब दोनों के ऊपर बिकॉज मैंने सेम फोर्स लगाया है, सो k1x1 इट इज इक्वल टू k2x2, इट इज इक्वल टू k2x2। गिवन एफ के फोर्स लगाने से जिस स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है उसमें इतना डिस्प्लेसमेंट आया है, और एफ का फोर्स लगाने से जिस स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है उसमें इतना डिस्प्लेसमेंट आया है। तो मैं यहाँ पर x1 और x2 को अगर k1 और k2 की टर्म्स में सब्सटीट्यूट कर दो ना, तो बच्चों ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, इट इज इक्वल टू k2 बाई k1। इसका मतलब क्या, तुम लोग देख पा रहे हो जो काम यहाँ पर करना पड़ रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट का स्क्वायर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दो के लिए कम है, तो दो वाले केस में हम लोग को ज्यादा काम करना पड़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूट सा क्वेश्चन है। 16 kg का ब्लॉक 4 मीटर पर सेकेंड से एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर भागता भागता आया, और बच्चों वो एक आइडियल स्प्रिंग के साथ टकराया और फिर अल्टीमेटली रेस्ट के ऊपर आ गया। मतलब पहले बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी थी, अल्टीमेटली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी बिना किसी तरीके की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज में। इसका मतलब मैं ये बोल दूंगी कि पहले बॉडी की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी ना, वो सारी की सारी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। क्योंकि जैसे बॉडी ही स्प्रिंग से टकराया, तो अभी वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स बोल रहा है नहीं नहीं हमें कंप्रेस नहीं करो, हम हमारी मीन पोजीशन के ऊपर ही रहना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली बॉडी रेस्ट के ऊपर आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी जान थी वो सारी की सारी खत्म हो गई स्प्रिंग को कंप्रेस करने में। तो मैं ये बोल दूंगी कि बॉडी के अंदर इनिशियली जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी इस स्प्रिंग में कन्वर्ट, वो सारी की सारी इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब मैं यहाँ पर कंप्रेशन की वैल्यू निकाल सकती हूँ, जो कि बेसिकली मुझसे पूछा भी हुआ है कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है तो स्प्रिंग कितने डिस्टेंस से कंप्रेस करेगा। तो मुझे बस ये देखना है कि जिस स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 100 है तो वो कितना कंप्रेस करे सच दैट मैं ये बोल पाऊँ कि उसने ये पूरी की पूरी एनर्जी ले ली है। So kinetic energy of the body is going to completely convert into the potential energy stored in the spring. Now it is easy. Half mv square, half kx square. Everything is given. Substitute. Calculate the x to be equal to 1.6. नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगेन वी हैव डन क्वेश्चन लाइक दिस इनिशियली। अब दोबारा से एक और क्वेश्चन इसी तरीके से है कि बॉडी यहाँ पर मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसको मैंने x के डिस्टेंस से खींचा, तो जो स्प्रिंग फोर्स है ना उसकी वैल्यू इतनी है। तो स्प्रिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है ना बच्चों, मतलब अगर मानो मैं नेगेटिव को कॉमन ले लूं तो मेरे पास स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्प्रिंग फोर्स। तो अब इतने स्प्रिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड के अगेंस्ट जो बॉडी है अगर 0.1 मीटर से लेके 0.2 मीटर तक जा रही है, तो बताओ यहाँ पर कितना काम हम लोगों को करना पड़ा है। समझे कि बॉडी जो है x इज इक्वल टू 0.1 से x इज इक्वल टू 0.2 की स्ट्रेचिंग तक जाती है, तो ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं। तो एक्चुअली में हमें कितना काम करना पड़ रहा है,
अगर मैं इस बॉडी को या फिर अगर मैं इस स्प्रिंग को 0.1 की स्ट्रेचिंग से 0.2 मीटर की स्ट्रेचिंग तक लेके जाना चाहूँ, सो इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू कितना काम हम लोगों ने किया है स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट, या फिर कितना काम हम लोगों ने किया है एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से। तो मेरे पास ये वेरिएबल फोर्स है, इंटीग्रेट कर दो डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा। अब ये आ गई मेरे पास वर्क डन की इक्वेशन। लोअर लिमिट मेरे पास क्या रहेगा 0.1, अपर लिमिट रहेगा 0.2। तो पूरी की पूरी इक्वेशन को पहले 0.2 के पर्सपेक्टिव से लिख दो, फिर 0.1 के पर्सपेक्टिव से लिख दो, माइनस लगा दो। तो मैंने तुम्हें एक और ऐसा क्वेश्चन करवाया था, लेकिन वहां पर मैंने वेरिएबल फोर्स के एक्स दिया था, तो तुरंत आंसर आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, बाकी आंसर यहाँ पर भी आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू गिव यू द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है, मेरे पास एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है एक ऐसी मशीन की हेल्प से जो उसको कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रही है। ठीक है, तो जो पावर है वो कांस्टेंट है। तो अभी मुझसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि बताओ जो डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है टी टाइम में, वो टाइम के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है। तो मैंने सोचा कि देखो भाई, बॉडी के ऊपर जो पावर लग रही है या फिर बॉडी को हम लोग जो पावर दे रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू उस पावर की वजह से बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा मल्टीप्लाइड बाय अब उस फोर्स की वजह से बॉडी कितनी वेलोसिटी से मूव की। अभी जो पावर है वो तो कांस्टेंट है, तो टाइम के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, लेकिन जो फोर्स है वो तो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, बिकॉज फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये जो एक्सेलरेशन है इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू dv बाई dt, और इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू d स्क्वायर एक्स बाई dt, है ना। और उसी तरीके से वेलोसिटी की बात करूं, इट इज dx बाई dt। तो तुम खुद ही देख पा रहे हो x का स्क्वायर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का क्यूब, सो x इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम की पावर 3/2। ऑप्शन नंबर बी गिव्स में द करेक्ट ऑप्शन। तो तुम्हें सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पे चलना है। तुम सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी को देखो कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब ना तो पावर टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ना मास टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये आ गया वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर अगर मैं डिमेंशंस या फिर प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस के ऊपर देखूं तो x डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर, वेलोसिटी हो गया एक्स टी। तो अब ये जो है वो कांस्टेंट है ना, तो x का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का क्यूब, x बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा बच्चों एक पीवाई क्यू भी है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। तुम लोग देख पा रहे हो कि पावर के ऊपर कई क्वेश्चंस हैं, बिकॉज पावर वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग 80 टॉपिक्स में से एक टॉपिक है, और सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं। मतलब मानो अगर तुमने वर्क एनर्जी पावर पहले अगर नहीं किया है, तो ये वाले क्वेश्चंस करके ना अलग अंडरस्टैंडिंग आएगी। ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि तुम लोगों ने पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन एक बार अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आई प्रॉमिस यू इसके अलावा सिर्फ पीवाई क्यूज करने हैं, एंड ऑल ऑफ यू आर गुड टू गो फॉर दी चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। मुझे फॉलो करो ताकि यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहे, फिर अल्टीमेटली फुल मॉक प्रैक्टिस भी होती रहे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे पास ना बच्चों एक ऐसा वेल है, मतलब एक ऐसी इंजन है जो क्या कर रही है ना, 10 लीटर के पानी को 1 सेकेंड में उठा रही है 20 मीटर से। और जब वो 20 मीटर से उठा रही है ना, तो बॉडी वेलोसिटी भी गेन करे कि 20 मीटर उठने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ यहाँ पर मोटर की पावर कितनी है। तो मैं बोलूंगी कि भाई यहाँ पर ये एक ऐसी मोटर है जो 1 सेकेंड में 10 लीटर के पानी को 20 मीटर से उठा भी रही है, और 10 लीटर के पानी को 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी भी दे रही है। तो आई कैन से कि इस पर्टिकुलर मोटर का कितना पावर है, इट इज इक्वल टू ये कितना काम कर रही है 1 सेकेंड में। तो ये कितना काम कर रही है 1 सेकेंड में, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 सेकेंड में ये पानी को कितनी काइनेटिक एनर्जी दे रही है, प्लस ये पानी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ा रही है ना। तो आई कैन से पावर ऑफ द मोटर इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास ऑफ द वाटर जो 1 सेकेंड में राइज कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मल्टीप्लाइड बाय कितनी हाइट से राइज कर रहा है, प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द वाटर जो 1 सेकेंड में राइज कर रहा है, और मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकेंड में राइज करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का स्क्वायर। क्योंकि ये मेरे पास एक ऐसी मोटर है जो पानी को उठा के उसको वेलोसिटी भी प्रोवाइड कर रही है। मतलब पहले आप पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो पहले काम लगा पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में, और फिर काम लगा काइनेटिक एनर्जी को प्रोवाइड करने में। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों का सम किया है।
ठीक है, अब मुझे बस ये देखना है कि 10 लीटर का पानी जो 1 सेकंड में उठ रहा है, एक्चुअली में उसका मास कितना है। सो आई कैन से मास इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो कितना मास उठा रहे हैं हम लोग 1 सेकंड में, इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द वाटर मल्टीप्लाइड बाय कितने वॉल्यूम उठा रहे हैं 1 सेकंड में। तो डेंसिटी ऑफ द वाटर एसआई यूनिट की टर्म्स में ये आ गया, वॉल्यूम लीटर में गिवन है। तो लीटर को बच्चों सबसे पहले मैंने ml में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 लीटर इज 10⁻³ ml। सो 10 लीटर इज इक्वल टू 10⁻⁴ ml। अब 1 ml होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, और 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। तो ये मैंने 10⁻⁻⁶ में ले आई, तो मुझे ये पता लग गया कि 10 लीटर के पानी में एक्चुअली में 10 kg पानी है। तो 10 kg पानी को जब मैंने बच्चों 20 मीटर की हाइट से उठाया, खुद सोचो ना, मैंने 10 kg के पानी को 20 मीटर की हाइट से उठाया इतने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंडर, तो यहीं पे मुझे 2000 जूल का काम करना पड़ गया। और उसके बाद मैं फिर भी नहीं रुक रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो मेरे पास 10 kg पानी है, ठीक है, मैं उसको वेलोसिटी भी प्रोवाइड कर रही हूँ, ये अलग, मतलब यहाँ पर अलग मैं 500 जूल का और काम कर रही हूँ, मतलब मैं 1 सेकंड में कितना काम कर रही हूँ, अगर मैं 1 सेकंड में 2500 जूल का काम कर रही हूँ, मतलब यहाँ पर पावर कितने हैं 2500 वॉट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2.5 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़ी सिंपल से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि मानो अगर m मास मेरे पास ऐसे होता, उसको मैं h हाइट से उठाती, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती mgh। अब की बार मेरे पास मास एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेटेड नहीं है, अब की बार मेरे पास एक रॉड है जिसके अंदर मास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अभी मानो अगर मैं इस रॉड को ऐसी पोजीशन में रखती हूँ सच दैट ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, मतलब 30 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन के ऊपर कितनी होगी। तो तुम देखो ना, इस रॉड का पूरा सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई कर रहा है, तो बेसिकली ये जो सेंटर ऑफ मास का जो मास है m, वो यहाँ पर लाई कर रहा है। बस मुझे h की वैल्यू निकालनी है, तो ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल कीजिए। ये मेरे पास आ गया लेंथ ऑफ द रॉड डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ h जो मैं निकालना चाहती हूँ। ये 30 डिग्री है, साइन ऑफ 30 डिग्री करो ऑपोजिट बाय बेस, तो मेरे पास h की वैल्यू आ गई 1/4। तो यहाँ पर अगर मैं बच्चों सॉरी l/4, तो ये वाली वैल्यू आ गई mg l/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, ऐसे दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मेरे पास अभी एक बुलेट है स्मॉल m मास की जो v की वेलोसिटी से आती है, और वो एक वुडन ब्लॉक को हिट करती है जिसके मास की वैल्यू कैपिटल m है, और वो उसके अंदर एम्बेड हो जाती है। अब मानो अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम h की हाइट से राइज करता है, तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की कितनी थी। ठीक है, तो तुम जरा सा एक बात बताओ, मानो मेरे पास ये कैपिटल m मास है ब्लॉक का, स्मॉल m मास की बुलेट है, v की वेलोसिटी वो आगे से वो अभी दोनों टकरा रहे हैं, तो किसी भी तरीके का कोलिजन और मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो मैं बोल दूंगी कि एक बार जब ये बुलेट एम्बेड हो जाती है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो कोलिजन है परफेक्टली इनइलास्टिक है ना। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया एम वी प्लस कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई 0। फाइनल मोमेंटम हो गया जब कैपिटल एम और स्मॉल एम एक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, है ना, मैं ये बोल सकती हूँ। तो ये कॉमन वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसकी वजह से कैपिटल M प्लस स्मॉल m का मास h की हाइट से राइज करता है। तो बच्चों यहाँ पर जितनी काइनेटिक एनर्जी है इस सिस्टम की, इट इज इक्वल टू इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आएगा जब वो h की हाइट से राइज कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर आया ना, v1 कैन बी रिटन एज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। तो v1 को अब मैं अगर यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरे पास आंसर आ गया, है ना, कि मेरे पास जो v1 निकालना था, सॉरी मुझे जो v निकालना था, तो v1 की टर्म्स में ऑलरेडी आ चुका है, दैट v इज गोइंग टू बी इक्वल टू कैपिटल m प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय v1। लेकिन ऑप्शंस में v1 नहीं है, तो तुम्हें v1 को भी लिखना पड़ेगा। तो v1 बेसिकली बच्चों वो वेलोसिटी है जो कैपिटल m और स्मॉल m मास की हेल्प करती है ताकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट उठे h की हाइट से। तो ऑब्वियसली बात है v1 की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2gh, सब्सटीट्यूट कर दो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेरे पास एक स्फीयर है जो दूसरे अपने आइडेंटिकल स्फीयर से टकराता है। तो अगर मानो कि दोनों अभी यहाँ पर अगर कोलिजन इन इलास्टिक नेचर का है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। तो बच्चों ये याद रखना, अगर मानो दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन होता ना, कि ये मेरे पास इस तरीके से कैपिटल एम मास है ना, ये इस तरीके से मेरे पास कैपिटल एम मास है, दोनों टकराए, तो फिर बाद में अगर दोनों ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी अटेन करते हैं ना, तो दोनों की वेलोसिटी के बीच में जो एंगल होगा इट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री।
ये एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन अगर ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, सो इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट देन 90 डिग्री। दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरे पास ये है, मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है इतनी, मैंने उसको 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से स्ट्रेच किया, ठीक है। अब मुझसे पूछा जा रहा है मुझे कितना काम करना पड़ेगा अगर मैं उसको और स्ट्रेच करना चाहती हूँ 5 सेंटीमीटर से। कंसेप्ट अपना क्लियर रखो, मुझे इसीलिए काम करना पड़ रहा है क्योंकि मैं एक ऐसी चीज कर रही हूँ जो खुद से नहीं होंगे, तो मुझे उतना काम करना पड़ेगा जितनी मैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना चाहती हूँ। तो आई कैन से मैं कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना चाहती हूँ, इट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई मेरे पास हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट, जो फाइनल स्ट्रेचिंग है, जो फाइनल डिस्टेंस है मीन पोजीशन से वो 10 सेंटीमीटर आ गया, और जो इनिशियल स्ट्रेचिंग है वो 5 सेंटीमीटर की थी। के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, मानो बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। तो मानो अगर बॉडी का इतना मास है तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा पहले 1 सेकेंड में। मतलब टाइम इज इक्वल टू 0 से टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बीच में बॉडी ने कितनी काइनेटिक एनर्जी को गेन किया है। सो दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम यू स्क्वायर। मास मुझे पता है, मतलब मुझे अभी सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी जो टाइम इज इक्वल टू 0 पे है, फाइनल वेलोसिटी जो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर है। सो आई हैव द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन की अगर मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दूं, वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। इस वेलोसिटी की इक्वेशन में टाइम इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो इनिशियल वेलोसिटी आ गया, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर दूं तो फाइनल वेलोसिटी आ गया। और जब बच्चों अल्टीमेटली मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं, ध्यान से देखिएगा, तो मेरे पास आंसर आ गया विच इज इक्वल टू 144 जॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वही कंसेप्ट जो मैंने तुम्हें बताया था कि जब दो बॉडीज इलास्टिकली कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं, तो फिर बाद में वो दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेगी। तो यहाँ पर उसी बेसिस के ऊपर क्वेश्चन है कि एक बॉल है स्मॉल एम के मास की वी की वेलोसिटी से टकराती है इलास्टिकली एक और बॉल से जिसका सेम मास है और जो 2v की वेलोसिटी से मूव कर रही थी पहले वाले बॉडी के टूवर्ड्स। तो मैंने क्या किया, इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को एक डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि भाई दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, पहले v की वेलोसिटी से मूव कर रही है, दूसरी 2v की वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक दूसरे के टूवर्ड्स ये मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोला हुआ है अगर मानो हम v की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो दोनों की जो फाइनल वेलोसिटीज हैं वो कितनी होगी, मतलब हम लोगों को ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। तो भाई कंसेप्ट तो इतना ही है ना, जब दो आइडेंटिकल बॉडीज एक दूसरे से टकराती हैं तो वो अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेगी। तो ये जो हमारी पहले वाली बॉडी है इसने दूसरे वाली की वेलोसिटी ले ली, और जो हमारी दूसरी वाली बॉडी है उसने पहले वाले की वेलोसिटी ले ली। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पर v2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू -2v एंड सॉरी v1, छोड़ो ये देखो इसको ऐसे डिफाइन कर लो। तो पहले वाले की जो फाइनल वेलोसिटी है 2v के मैग्नीट्यूड की नेगेटिव की डायरेक्शन में है, दूसरे वाली बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है v के मैग्नीट्यूड की पॉजिटिव की डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर डी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन, ऐसा PYQ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग एक पार्टिकल को पावर डिलीवर कर रहे हैं जो टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रहा है ना। तो अभी मुझसे बच्चों यहाँ पर ये पूछा हुआ है बताओ बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में। तो अरे भाई बॉडी की काइनेटिक एनर्जी उतनी चेंज होगी जितना बॉडी के ऊपर कम हुआ है। तो अगर मुझसे ये पूछा हुआ है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो रही है 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में, तो मैं ये निकालूंगी कि एक्चुअली में बॉडी के ऊपर कितना काम हुआ है 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो अगर कांस्टेंट पावर हो तो जो टी टाइम में जो काम हुआ है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा। लेकिन अगर वेरिएबल पावर हो और टी टाइम में अगर काम निकालना है तो हम पावर की इंटीग्रेशन कर देंगे टाइम के साथ। तो बच्चों ये मेरे पास मेन इक्वेशन आ जाती है, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। तो पूरी की पूरी इक्वेशन को अपर लिमिट के लिए लिखो, लोअर लिमिट के लिए लिखो, दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 46 जॉल। तो बच्चों ये वो क्वेश्चंस हैं जो उस चैप्टर वाइज DPP के हैं जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिए हैं, जो मेरे अल्फा क्रैश कोर्स का पार्ट है। तो अगर आप भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि अभी तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, अगर तुम मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मुझसे सीखना चाहते हो तो मेरे क्रैश कोर्स में एनरोल कर लो बच्चों। कल हमारी क्लास है 9 बजे सुबह रोटेशनल मैकेनिक्स के ऊपर।
the crash course is available only in 1500, which is per month only 750 rupees for all the physics there is in 30 days, for all the chapter wise DPPs, for all the chapter wise DPP PDFs, the analysis, and also the 11 specialized PYQ replica physics mock test made by me. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मानो एक बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगता है, तो अगर बॉडी का मास m है, वो s के डिस्टेंस से मूव किया है, तो उसने जो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? ध्यान से पढ़ना। काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी ऑफ मास m traveling some distance s starting from the rest under the action of a constant force is going to be directly proportional to mass. How? तो मतलब काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी ने एक्वायर की है, जब उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगा है, जिस कांस्टेंट फोर्स के अंडर वो एक्स का डिस्टेंस से मूव कर रही है, तो उसने जो काइनेटिक एनर्जी गेन की है, तो वो तो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि कितने फोर्स के अंडर मूव की है और कितने डिस्टेंस तक मूव की है। तो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन इस फोर्स ने बॉडी के ऊपर कितना काम किया है, और इस फोर्स ने बॉडी के ऊपर कितना काम किया है वो सिर्फ डिपेंड करेगा कितना फोर्स लगा और बॉडी इस फोर्स के अंडर कितने डिस्टेंस से मूव की. सो इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन मास. ऑप्शन नंबर ए गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वही रॉड वाला क्वेश्चन. डू यू ऑल रिमेंबर कि जब भी मेरे पास एक 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल बॉडी आ जाती है ना, तो अगर हम कभी भी mgh को डिफाइन करना चाहते हैं, चाहे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालने के लिए, तो हम हमेशा सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करते हैं, है ना. कुछ उसी तरीके का कंसेप्ट बच्चों यहाँ पर भी है. मेरे पास एक यूनिफॉर्म चेन है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, सच दैट उसकी जो 60 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो हैंग कर रही है. तो ये बच्चों 60 सेंटीमीटर की लेंथ है जो हैंग कर रही है. तो मैं यूनिटरी मेथड लगा सकती हूँ कि भाई अगर 4 केजी में 2 मीटर है, तो बताओ कितना मास हो जाएगा 0.6 मीटर में, विच इज 60 सेंटीमीटर. तो यूनिटरी मेथड से मेरे पास आ गया कि भाई ये जो हैंगिंग मास है ना, वो मेरे पास 1.2 केजी का है. तो अब मुझसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि बताओ कितना काम करना पड़ेगा अगर मैं पूरी की पूरी चेन को टेबल के ऊपर लेके आ रही हूँ. तो तुम देखो ना, तुम काम कर रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, तुम इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि तुम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो. तो तुमने उतना काम किया है जितने तुम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो, या फिर तुम्हें उतना काम करना पड़ेगा जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, जब सिस्टम ये वाले कन्फिगरेशन से ये वाले कन्फिगरेशन तक जाता है. तो देखो ना यार, कुछ पोर्शन ऐसा है चेन का जो पहले भी टेबल के ऊपर था, बाद में भी टेबल के ऊपर रहेगा. तो यहाँ पर तो इसके मास की वजह से किसी भी तरीके का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है. लेकिन अगर मैं हैंगिंग मास की बात करूं जो 1.2 केजी का है, जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, क्योंकि अगर ये 60 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली बात है बिल्कुल बीच में कंसंट्रेटेड होगा. मतलब ये जो मेरे पास 1.2 केजी का मास है, इसको मैं 30 सेंटीमीटर से जब ऊपर लेके जा रही हूँ ना, तब मेरी फाइनल कन्फिग्रेशन आ रही है. इसका मतलब मैं जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करा रही हूँ वो सिर्फ 1.2 केजी के मास की वजह से है, क्योंकि मैं 1.2 केजी के मास को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंडर 0.3 मीटर के डिस्टेंस से ऊपर लेके जा रही हूँ. तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ 3.6 जाउल का, इसका मतलब हमें कम करना पड़ा 3.6 जाउल का. सो इट इज ओनली mgh. कितने मास को ऊपर लेके गए हो मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मल्टीप्लाइड बाय कितनी हाइट से ऊपर लेके गए हो. तो मैं जिस मास को ऊपर लेके गई हूँ वो हैंगिंग मास है. ये वाला पोर्शन पहले भी टेबल पे था, बाद में भी टेबल के ऊपर है, तो मैंने उस वहां पर कोई काम नहीं किया. मेरा काम इसीलिए हुआ है क्योंकि जो हैंगिंग मास का सेंटर ऑफ मास था वो पहले यहाँ पर है और फिर टेबल के ऊपर है. तो सेंटर ऑफ मास ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ ना 30 सेंटीमीटर से. सेंटर ऑफ मास कितने केजी का है? 1.2 केजी का है. आ गया आंसर ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मानो अभी एक कार है जो रेस्ट के ऊपर थी. तो इस कार के तो अभी यहाँ पर मुझे कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है अगर मैं इस कार को रेस्ट से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक लेके आना चाहती हूँ, तो वो वाली एनर्जी ई है. तो अब तुमसे ये पूछा हुआ है बताओ और कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी अगर हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड तक एक्सेलरेट करना चाहते हैं. तो यार कंसेप्ट अगेन वही है, हमें एनर्जी इसीलिए प्रोवाइड करनी पड़ रही है क्योंकि हम एक ऐसा काम कराना चाहते हैं जो खुद से नहीं होगा. तो खुद से जो कार है एक्सेलरेट नहीं होगी, खुद से कार की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी. तो अगर ई वो एनर्जी है जिसकी हेल्प से काइनेटिक एनर्जी 0 से हाफ m 10 स्क्वायर बढ़ी है, तो न्यू एनर्जी मेरे पास वो एनर्जी होगी जिसकी हेल्प से काइनेटिक एनर्जी हाफ m 10 स्क्वायर से लेके हाफ m 20 स्क्वायर तक जाएगी. तो ई वो एनर्जी है जिसकी वजह से इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इतना है.
ई डैश वो काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी इतना है, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। ये देखो, ई बाई ई डैश इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय हाफ एम 10 का स्क्वायर, पूरा सॉल्व कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा 3/m मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर विच इज बेसिकली 1/3। सो ई डैश गिव्स मी 3 टाइम्स ऑफ ई। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आता है ना बच्चों, तो एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स मी दी वर्क डन। तो बॉडी के ऊपर जितना काम हुआ है ऑब्वियसली बात है बॉडी ने उतनी ही काइनेटिक एनर्जी को गेन भी किया होगा। तो क्वेश्चन मेरे पास ये है कि पार्टिकल एफ के फोर्स के एक्शन के अंडर मूव करे, लेकिन ये एफ का जो फोर्स है डायरेक्शन में भी बदल रहा है, मैग्नीट्यूड में भी बदल रहा है, जैसे कि बच्चों हम लोग यहाँ पर फिगर में भी देख पा रहे हैं। तो ये बोला हुआ है कि मानो अगर इनिशियल पोजीशन के ऊपर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 25 जूल थी ना, तो बताओ 16 की पोजीशन के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, मुझसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है, तो मुझे ये बता दो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आया है अगर इंक्रीज आया है, या फिर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीज आया है अगर डिक्रीज आया है। तो आई विल कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ। तो मैं देख पा रही हूँ कि 0 से लेके 6 तक ये एरिया 30 का है, तो 0 से लेके 6 तक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई 30 जूल से। ये एरिया 20 का है लेकिन नेगेटिव में है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई 20 से। ये एरिया 20 का है मतलब फिर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई 20 से। ये एरिया 10 का है नेगेटिव में है, मतलब फिर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई 10 से। तो बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 25 है, पहले 30 से इंक्रीज होती है, फिर 20 से डिक्रीज होती है, फिर 20 से इंक्रीज होती है, फिर 10 से डिक्रीज होती है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आ रही हूँ ना, तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है 20 जूल का, है ना। तो आई कैन से यहाँ पर जो नेट वर्क बॉडी के ऊपर हुआ है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ वो 20 जूल है। मतलब अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 25 जूल थी, तो अगर उसके ऊपर अभी 20 जूल का काम हो जाता है तो उसने काइनेटिक एनर्जी को उसने 20 जूल की काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लिया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरे पास 45 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरे पास ये है, एक बॉल है यू की वेलोसिटी से मैंने उसको प्रोजेक्ट किया, लेकिन इन्होंने वेलोसिटी का पर्सपेक्टिव नहीं दिया, इन्होंने एनर्जी की पर्सपेक्टिव से वैल्यूज दी हुई हैं। तो एक बॉल है उसको मैंने ई की काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट किया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, जैसे कि फिगर में देख पा रहे हो। तो तुम देखो मैं कितना कम लिख रही हूँ, क्योंकि कम ही लिखने की जरूरत है ना। अपने कंसेप्ट स्ट्रांग रखो, इक्वेशन के ऊपर इतना ज्यादा रिलाई नहीं करो, तो याद करने को चीजें कम हो जाएंगी। जो इक्वेशन बेस्ड है, जो मैथमेटिकल है, कंसेप्चुअल चीजें याद करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अभी ई की एनर्जी से मैंने प्रोजेक्ट किया, तो अब मुझसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी। तो तुम देखो ना, अगर यहाँ पर वेलोसिटी यू है, तो यहाँ पर वेलोसिटी मुझे अच्छे से पता है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू यू कॉस थीटा, अगर मैंने इसको थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि एक्स की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, वही फाइनल वेलोसिटी भी होनी चाहिए एक्स डायरेक्शन में। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा है, बाद में भी वही रहेगी। ये हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वेलोसिटी है विच इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। मतलब तुम समझ पा रहे हो, अगर मैं सोचूं तो अगर मैं u की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पर वेलोसिटी u बाय √2 है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में अगर वेलोसिटी √2 के फैक्टर से डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो काइनेटिक एनर्जी है √2 के स्क्वायर के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगी, 2 के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, तुम लिखने को लिख भी सकते हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई हाफ mu स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम यू डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर। तो जब तुम ये निकालोगे दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/4 mu स्क्वायर, विच इज बेसिकली हाफ ऑफ हाफ mu स्क्वायर, अल्टीमेटली गिविंग मी हाफ टाइम्स ऑफ ई और e/2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। दो स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, दोनों के ऊपर मैंने सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया। तो मानो अगर Q वाले स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो E की वैल्यू की स्टोर हो रही है, तो बताओ P के स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो दोबारा से वही बात, EP/EQ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी। हाँ जी, ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी,
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ के एक्स का स्क्वायर। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी पी में स्टोर हुई है डिवाइडेड बाय क्यू में स्टोर हुई है, इट इज इक्वल टू दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो और दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसके स्क्वायर का रेशियो। अब दोनों में कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो फोर्स को इक्वलाइज करके पता लगेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगा है। तो आई कैन से अगर मैंने एफ का फोर्स लगाया है एक ऐसी स्प्रिंग के ऊपर जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है, तो उसमें इतनी डिस्प्लेसमेंट आई है। और अगर मैं सेम फोर्स लगा रही हूँ एक ऐसी स्प्रिंग पे जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है, उसके अंदर इतना डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट के बीच में मुझे रेशियो पता लग गया, इट इज इक्वल टू के क्यू बाई के पी। तो के क्यू गिवन है, के क्यू इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई टू। सो के क्यू बाई के पी गिव्स मी 1/2। सो के पी बाई के क्यू 2 है, ये वाली वैल्यू 1/2 का स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया 1/2। मतलब एनर्जी जो पी में स्टोर हुई है डिवाइडेड बाय एनर्जी जो क्यू में स्टोर हुई है, इट इज़ 1/2। बोले तो एनर्जी जो पी में स्टोर हुई है इट इज़ एनर्जी जो क्यू में स्टोर हुई है डिवाइडेड बाय 2। तो एनर्जी क्यू में ई स्टोर हुई है तो पी में स्टोर हो जाएगी E/2। देखो कितना एफिशिएंट है। पिछले अभी 1 घंटे का ये सेशन है, टाइम स्टैम्प्स एडेड है, फिर भी 35 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का एनालिसिस मैंने तुम लोगों को दे दिया है। अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है यार। यहाँ पर क्या गिवन है ना, यहाँ पर ये गिवन है कि मेरे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। मैं है ना, एक बार स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। स्टोन है, स्टोन को मैंने टाई किया एक स्ट्रिंग के साथ जिसके लेंथ की वैल्यू L है, और अब मैं उसको एक वर्टिकल सर्कल में घुमा रही हूँ, ठीक है। तो अभी एक सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर ना जो बॉडी है अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर थी और उसकी जो स्पीड थी वो u थी, है ना। अब मुझसे पूछा हुआ है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इट्स वेलोसिटी अगर वो बॉटम मोस्ट पॉइंट के ऊपर ऐसी पोजीशन से पे आ जाती है जहां पर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाती है। मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो कि इनिशियली बॉडी यहाँ पर है, फाइनली बॉडी यहाँ पर आ जाती है। तो तुमसे ये नहीं पूछा हुआ यहाँ पर कितनी वेलोसिटी है, तुमसे ये पूछा हुआ है जब बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है व्हाट इज गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। तो तुम देखो ना, ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। चलो चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस द इनिशियल वेलोसिटी। मतलब बेसिकली मुझे फाइनल वेलोसिटी का विक्टोरिकल एडिशन करना है उस वेलोसिटी के साथ जिसका मैग्नीट्यूड इनिशियल वेलोसिटी का ही है लेकिन जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो आई कैन से कि अगर मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो मैं फाइनल वेलोसिटी लूंगी और फाइनल वेलोसिटी का विक्टोरिकल एडिशन करूंगी इनिशियल वेलोसिटी सॉरी एक ऐसे वेक्टर के साथ जिसका मैग्नीट्यूड इनिशियल वेलोसिटी का ही है लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो दिस गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस, है ना। तो मानो अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है जिसको मैं v1 कंसिडर कर रही हूँ और जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाती है और इसकी जो स्पीड है वो v है, तो मुझे पता लग गया कि चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा इट इज अंडर रूट ऑफ v का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर। अब मुझे सिर्फ सब्सटीट्यूट करना आना चाहिए, है ना। v1 को तो मैं बिल्कुल डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दूंगी विच इज इक्वल टू u, v को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा अब ढंग से। तो सिंपल बच्चों, हम लोगों को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है कि मानो अगर मैं यहाँ पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट लेती हूँ तो जब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है। कितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है, पहले कितनी थी बाद में कितनी है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, mgh। कितनी हाइट से राइज कर रहे हैं हम लोग, l की हाइट से राइज कर रहे हैं। तो मेरे पास आ गया ना, यहाँ पर बेसिकली मैंने l को ही r माना हुआ है, तो मेरे पास आ गया। मैं यहाँ पर v को u की टर्म्स में लिख पा रही हूँ। अब सिंपली यहाँ पर v1 का स्क्वायर सॉरी अब सिंपली यहाँ पर v का स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दो टू गेट द आंसर। तो देखो ना मेरे पास ये कितना आया, मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2u का स्क्वायर माइनस 2gr। मतलब अगर मैं अंडर रूट 2 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास फिर अंदर अंडर रूट में आ जाता है u का स्क्वायर माइनस gr। ऑप्शन नंबर डी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर तुमसे फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछी हुई है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इतनी है, तो बच्चों को लग सकता है ऑप्शन नंबर ए गिव्स द करेक्ट ऑप्शन, बट ऐसा नहीं है। तुमसे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पूछा हुआ है ना। तो रिकैप करके दोबारा से देख सकते हो अगर तुम्हें दोबारा से रिपीटेशन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वी हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन लाइक दिस। मेरे पास एक स्फीयर है स्मॉल m के मास का, v की वेलोसिटी से मूव करता करता एक हैंगिंग बैग में
अंदर चला जाता है और स्टॉप कर जाता है। तो अगर हैंगिंग बैग का मास कैपिटल एम है और अभी पूरा का पूरा सिस्टम जिसके अंदर बैग भी है उसके अंदर स्फीयर भी है, अगर दोनों एच की हाइट तक राइज करते हैं तो बताओ जो स्फीयर है कितनी वेलोसिटी से टकराया था बैग को। मतलब मानो ये मेरे पास स्फीयर है, स्मॉल एम के मास का वी की वेलोसिटी से आया, एक हैंगिंग बैग से टकराया जिसके मास की वैल्यू कैपिटल एम है जो इनिशियली रेस्ट के ऊपर था। अब ऑब्वियस सी बात है जब ये दोनों टकराए, अब ये दोनों सेपरेट नहीं हो रहे हैं तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो मैं यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन निकाल सकती हूँ मोमेंटम के कंजर्वेशन से कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एम बी प्लस जीरो है, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एम प्लस कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई वी डैश है। तो मुझे पता लग गया कि अब इन इलास्टिक कोलिजन की वजह से ये जो स्फीयर है और उसके ये जो बैग है और उसके अंदर स्फीयर है वो कितनी कंबाइंड वेलोसिटी गेन करते हैं। अब बच्चों ये वही कंबाइंड वेलोसिटी है जिसकी वजह से एच की हाइट तक राइज करेंगे। तो अगर मानो एम का मास वी की वेलोसिटी की वजह से एच की हाइट गेन करता है, सो दैट वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 2gh। तो यहाँ पर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का मास है जो वी की वेलोसिटी, जो v1 की वेलोसिटी से एच की हाइट को रेज कर एच की हाइट से राइज कर रहा है। सो v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, दैट इज इट। यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो और ये तुम्हारे पास आ गया कितनी इनिशियल वेलोसिटी हमारे ब्लॉक की थी। यही निकालना था ना मुझे, v की वैल्यू निकालनी थी, तो v डैश की सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड थी, कर दिया। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ई गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मेरे पास एक पार्टिकल है एम मास का जो v की वेलोसिटी से मूव करता है और स्ट्राइक करता है एक दूसरे मास को जो 2m का मास है और जो इनिशियली रेस्ट के ऊपर था और फिर बाद में दोनों चिपक जाते हैं। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द सिस्टम, व्हाट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। सो अगेन दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जिसका कंसेप्ट बच्चों यहाँ पर भी तो इस्तेमाल हुआ। तो देखो ना, इनिशियल मोमेंटम है मेरे पास एम वी प्लस 2m मल्टीप्लाइड बाई जीरो, फाइनली जब दोनों चिपक जाते हैं तो फाइनल सिस्टम का मास हो गया 3m जो v1 की वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो v1 की वेलोसिटी कितनी आई, एम वी बाई 3m विच गिव्स मी v बाई 3 एज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेरे पास 10 ग्राम बॉल 10 ग्राम की एक बुलेट थी, मैंने उसको हॉरिजॉन्टली फायर किया 1000 मीटर पर सेकेंड से एट अ वर्टिकल हाइट ऑफ 50 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो अभी मानो अगर वो ग्राउंड को हिट करती है 500 मीटर पर सेकेंड से, तो बताओ कितना काम हुआ है एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। तो बच्चों कितना काम हुआ है एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कि एक्चुअली में मैकेनिकल एनर्जी कितनी डिक्रीज हो गई है ना। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज द वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस, है ना। लेट अस कैलकुलेट दिस, व्हाट इज द वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि सारी चीजें मैग्नीट्यूड के टर्म्स में गिवन है। तो एयर रेजिस्टेंस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब कंजर्वेटिव फोर्स कभी भी मैकेनिकल एनर्जी को नहीं छेड़ता, और मानो अगर छेड़ता भी है ना, सॉरी अगर मान लो कंजर्वेटिव फोर्स बॉडी के ऊपर लगता भी है तो आई कैन से वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स विल बी कितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स एक्सेलरेटिंग नेचर का था, या फिर बॉडी की कितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई अगर ये फोर्स डी एक्सेलरेटिंग के नेचर का था, है ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में अब की बार मैकेनिकल एनर्जी में चेंजेस आते हैं। तो एयर रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अभी यहाँ पर इस एयर रेजिस्टेंस ने उतना काम किया है जितनी मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज कर गई। तो आप इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी निकालिए, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी निकालिए। तो ग्राउंड के ऊपर अगर मानो मैं पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लूँ तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी में निकाल सकती हूँ ना। देखो इतनी काइनेटिक एनर्जी है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। फाइनल केस की मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। देख लो कितना डिक्रीज आया है, जितना डिक्रीज आया है उतना ही फ्रिक्शन, उतना ही एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हम लोगों ने काम किया है, या फिर आई कैन से उतना ही एयर रेजिस्टेंस ने काम किया है। तो एयर रेजिस्टेंस ने काम कर दिया 3755 जाउल का। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो एक वायर में टेंशन क्रिएट कर देती है 900 न्यूटन का, जिसकी वजह से अब जो बॉल है एक कांस्टेंट रेट के साथ राइज कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। सो व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द पावर। तो बच्चों ये तो मतलब काफ़ी इजी हो गया। टेंशन का फोर्स लग रहा है 9000 न्यूटन, फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू इतनी, बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैं बोल दूंगी कितना पावर डिलीवर किया है हम लोगों ने, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू कितने फोर्स की वजह से अब बॉडी कितने वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो ये मेरे पास आ गया 9000 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच गिव्स मी 18,000 वॉट एज द आंसर और 18 किलो वॉट एज द आंसर। सो दीज आर दी टॉप 40 क्वेश्चन। मतलब अभी 2 महीने रह गए बच्चों, बस ये क्वेश्चन करने।
ये क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज दोबारा से बोल रहे हो, अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो 30 दिन में पूरी फिजिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करके, चाहे रिवीजन के पर्सपेक्टिव से कर रहे हो या आप अभी सीरियसली पढ़ना चाहते हो, कैसे भी 30 दिन में अगर फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करना है सच दैट इससे ज़्यादा एफिशिएंसी पॉसिबल ही नहीं है। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, तो जैसे मैं बोल रही थी, अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी अटेन करते हुए 30 दिन में फिजिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करके ऐसे मस्त चैप्टर वाइज डीपीपीज की हेल्प से और फिर फुल फिजिक्स मॉक्स की हेल्प से अगर फिजिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो क्रैश कोर्स बाय कर सकते हो, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आई एम होपिंग एनालिसिस सेशन ये पसंद आया हो। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में तुम्हारे 40 में से कितने क्वेश्चन सही गए, अगर ऑलरेडी अल्फा क्रैश कोर्स में पार्टिसिपेट कर चुके हो और अगर आपने चैप्टर वाइज डीपीपी को इस क्लास से पहले ही सॉल्व किया था। दैट इज ऑल। आदियस।